हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जिस भी स्टूडेंट ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, चाहे वो बीकॉम की हो, चाहे वो बीबीए वगैरह में हो, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर ये टॉपिक है कि ब्रांच अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर द एग्जामिनेशन टू कम, राइट। तो बहुत ढंग से इस बारे में सुनिए, सीखिए। ब्रांच का क्या पर्टिकुलर मीनिंग होता है। एक्चुअल में ब्रांच का पर्टिकुलर मीनिंग, अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ ब्रांच का कोई एग्जांपल, तो कहते हैं साहब बैंक की ब्रांच। सिंपली ऐसे बोल देते हैं बैंक की ब्रांच। सही बात है, बैंक की ब्रांच हो सकती है। अब जैसे हम लोग आगरा में, यूपी में हैं, तो पंछी पेठे की ब्रांच है। और एग्जाम्पल्स हम सोचें हैं तो ब्रांच किसकी हो सकती है, बाटा शूज़ की हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर एक बात तो सही है कि एक मेन बिजनेसमैन है जिसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। एक मेन बिजनेसमैन है जिसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड माने होता है बढ़ाना। अब वो कितना एक्सपेंड कर पाता है, एक्सपेंड करने के कई सारे तरीके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में किया बिजनेस, फिर और बढ़ाया तो पार्टनरशिप कर ली, और बढ़ाया तो कंपनी खोल ली, प्राइवेट कंपनी खोल ली, और बढ़ाया तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल ली। इसी तरीके से आपका जो है, ये अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम ब्रांचेस खोलें अपने बिजनेस की। बहुत ज़्यादा पॉपुलर अगर आपका ब्रांड हो चुका है तो आप ब्रांचेस खोलें उसकी। मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट है तो हम इसकी ब्रांचेस खोल दें सेम नाम पे, क्योंकि नाम की वैल्यू है, और हम अपना नाम किसी को यूज़ करने को दे दें। तो यहाँ पर पॉइंट बिजनेस के एक्सपेंशन का ही है, बिजनेस को बढ़ाने का ही है। अब मान लीजिए ब्रांचेस के टाइप्स की हम बात करें। चलो एक चार्ट से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रांच का मतलब वही है। ब्रांच अगर जैसे हम उसमें पढ़ते थे, क्या बोलते हैं, ट्री ट्री है, ये इसका तना है, तो ये हमारा हेड ऑफिस है। इट इज़ द हेड ऑफिस, और ये सब इसकी ब्रांचेस हैं। ब्रांच 1, इधर कर दो ब्रांच 2, ब्रांच 3। जितना बढ़ाएगा बिजनेस, जितना हेड ऑफिस बढ़ाएगा बिजनेस, उतनी ब्रांचेस हो जाएंगी। तो द मेन कंटेंट इज दिस। इसने बिजनेस स्टार्ट किया, बीज लगाया, सींचा, देखभाल की, बिजनेस बढ़ाया, पेड़ बनाया, पेड़ की टहनियाँ, ब्रांचेस निकली। तो इट इज़ ओनली द हेड ऑफिस हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल द ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस विल टेक केयर ऑफ द लीव्स, राइट। हेड ऑफिस है जो अपनी पेड़ की शाखाओं का ध्यान रखेगा, और शाखाएं उसकी पत्तियों का ध्यान रखेंगे, राइट। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये है। सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अगर बताऊं तो ब्रांचेस के कितने टाइप हो सकते हैं। सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो आप जिस लोकेशन में आप रहते हो उसी लोकेशन में है तो लोकल ब्रांच। जैसे पंछी पेठे का एग्जाम्पल मैंने लिया, तो वो लोकल ब्रांचेस हैं, अभी लोकल लेवल पे उनका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। और विद इन द कंट्री थोड़ा और एक्सपेंड कर लिया आपने, लोकल से स्टेट में चले गए, स्टेट से कंट्री में चले गए, तो फिर आपकी नेशनल ब्रांचेस हो जाएंगी। इनलैंड ब्रांचेस भी हम उसको कह सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको लोकल का, लोकल हो सकती है। दूसरी आपकी जो है नेशनल लेवल पे हो सकती है, मतलब पूरी कंट्री में ब्रांचेस हैं आपकी। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं इनलैंड के हैं। इनलैंड मतलब अपने ही देश में हमारा बिजनेस बढ़ाया है हमने, राइट। और अगर अपने देश से भी बाहर ले गए तो फॉरेन ब्रांचेस हैं। अभी कहने का मतलब क्या है कि आप जितना सोच पाओ आप गूगल कर सकते हो डिफरेंट ब्रांचेस के नाम्स के लिए, राइट। बाटा का एग्जाम्पल है, अभी आपका जो है डोमिनोज का एग्जाम्पल हो सकता है,
और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? मैकडोनल्ड्स, राइट, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, यस, सबवे, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रांचेस। लेकिन ये जो ब्रांड अभी हमने बोले कुछ, वो हमारे विदेशी ब्रांच हैं, विदेशी ब्रांड हैं, फॉरेन ब्रांड्स हैं, तो उनके ब्रांचेस होते हैं। अब चलो हम इतना तो समझ गए साहब, एक मेन हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस को अपनी ब्रांचेस के ध्यान रखना है। अब अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे अगर आपको सवाल सिखाना है तो ब्रांचेस के कितने टाइप होंगे। अगर मुझे आपको सवाल सिखाना है, न्यूमेरिकल सिखाना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे ब्रांच के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट, एज पर अकाउंट, अकाउंट के बेसिस पे आपकी जो है पहली होती है डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट, राइट, डिपेंडेंट ब्रांच। और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब निर्भर है किस पर? हेड ऑफिस पर, हर चीज़ के लिए। हमने जो उसके साथ एग्रीमेंट किया है वो हर चीज़ के लिए हमारे ऊपर ही डिपेंड है। क्या? कि सामान भी हमसे लेगी, बेचेगी, और जितना भी सामान हमसे लिया उसका हिसाब किताब रखेगी, उसमें से जितना बेचा उसका हिसाब किताब रखेगी, जो पैसे बचे खर्चे काटने के बाद हमारे पास भेजेगी। क्लियर? इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है? इंडिपेंडेंट ब्रांच जो एग्जाम्पल है या जो दूसरा टाइप है, उसका मतलब होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, उसको सामान हमसे नहीं चाहिए, हमने उसको बता दिया कि सामान आपको ऐसा बनाना है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल दे के समझाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है मैकडोनल्ड्स के लिए, ये पॉसिबल नहीं है मैकडोनल्ड्स के लिए इस एग्जाम्पल में कि मान लीजिए उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है। आई एम जस्ट सपोजिंग, यू कैन गूगल दैट। तो स्विट्ज़रलैंड में है तो साहब डिपेंडेंट ब्रांच है वो, आगरा में, यूपी में, बॉम्बे में डिपेंडेंट होगा तो वो उसको वहीं से सामान रिसीव करना पड़ेगा, स्विट्ज़रलैंड से पिज़्ज़ा आएगा, राइट। और फिर वो मान लीजिए हवाई जहाज़ से भी आप मंगाओगे तो उसका क्लियरेंस वगैरह होगा, 4-5 दिन 7 दिन पड़ा रहेगा वहाँ पे, उसके बाद आके यहाँ पे गर्म करके आपको खिलाएंगे, तो खाने लायक नहीं रहने वाला है वो। तो दिस इज़ द पर्टिकुलर केस इन विच द ब्रांच कैन नॉट बी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ही होगी। इट ऑल्सो डिपेंड अप टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, राइट। अगर वो सेम टाइम पे कंज्यूमेबल है, उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम ब्रांच को इंडिपेंडेंट कर देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे, लेकिन उसे हम एक पूरी गाइडलाइन देंगे। हम बता देंगे कि साहब हमारे मैकडोनल्ड का सिस्टम ये है कि बढ़िया वहाँ पर बाहर वो लगे होने चाहिए खिलौने, बच्चे अट्रैक्ट हों, और जो एंट्री गेट होना चाहिए वहाँ पर एक पर्सन यूनिफॉर्म में बैठा होना चाहिए, सैल्यूट मारना चाहिए, और जो काउंटर पे हमारे सारे जो सप्लाई बॉय हैं, राइट, या जो अटेंडेंट हैं, वो सारे एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में होने चाहिए, राइट। तो ये कोड एंड कंडक्ट हम बता देंगे। आप मटेरियल फ्रेश यूज़ करोगे, ओके, कुकिंग में हम बता देंगे कि साहब कस्टमर ग्रीवियंसेस आप कैसे हैंडल करोगे, मतलब कस्टमर की कोई शिकायत है तो उसको आपको तुरंत दूर करना है। क्लियर? क्योंकि रेपुटेशन किसकी लगी हुई है? मैकडोनल्ड की, बड़े ब्रांड की, तो उससे आपको खिलवाड़ नहीं करना है। अगर ऐसा हुआ कि कोड एंड कंडक्ट जो हमने सपोज 20 बताए थे आपको, उनमें से 2 या 3 आपने ब्रेक किए, तो हम आपकी जो है जो लाइसेंस आपको दे रखा है ब्रांच का, वो कैंसिल कर देंगे। क्लियर? अच्छा, एक बात तो समझ में आती है, डिपेंडेंट ब्रांच है, सामान सारा मैं भेजूंगा, मतलब मैं सपोज हेड ऑफिस हूँ, सारा सामान मैं भेजूंगा, और सामान भेजने के बाद में तब ब्रांच बेचेगी उसको, राइट। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन इंडिपेंडेंट में मैंने को सामान तो भेजना ही नहीं है, वो अपने आप बनाएगा, तो मेरा क्या रोल है? मैं अपना जो टाइटल है बिजनेस का वो उसको यूज़ करने को दे रहा हूँ, तो उसके बदले में मैं या तो उससे लमसम अमाउंट लूँगा, या फिर और बस केवल एक बार,
फिर वो मेरा नाम यूज़ करते रहे, बस मैं इंस्पेक्ट करता रहूँगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं उसको ब्रांड भी यूज़ करने के लिए दूंगा और उसके लिए मैं लमसम अमाउंट भी लूँगा और जो उसकी रेवेन्यू सेल होंगी उस पर कुछ परसेंटेज लूँगा, राइट। तो वो इंडिपेंडेंट में हो सकता है। डिपेंडेंट में तो सारा हिसाब किताब हमें ही देना है, सारा हिसाब किताब हमारे पास आएगा। हमारा हेड ऑफिस आगरा में है, हमारी ब्रांच मथुरा में भी है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, मुंबई में भी है, सब जगह हम बहुत पॉपुलर हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है, हम ये चाहते हैं कि सारी जगह जो हमारी ब्रांचेस हैं वहाँ पर हिसाब किताब कैसा चल रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वहाँ पर बंदे बैठा रखे हैं सामान बेचने के लिए, तो वो उसका सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो फ्रूटफुल है कि नहीं है ये हमें पता करना है। तो हमें बनाना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? ब्रांच अकाउंट। तो ये एक रीज़न है कि हम ब्रांच अकाउंट क्यों बनाते हैं। क्लियर? ब्रांच अकाउंट हम क्यों बनाते हैं ये हमें पता चला। कौन बनाता है? पहली बात हेड ऑफिस बनाता है। क्यों बनाता है? प्रॉफिट या लॉस की जानकारी के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी के लिए। किसकी फाइनेंशियल पोजीशन, किसका प्रॉफिट लॉस? ब्रांच पे जो हुआ, राइट। अब देखिए साहब, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बनता है। अभी मैं मेथड्स पे बोलूँगा तो वो और लंबा चला जाएगा। अभी बस केवल ब्रांच अकाउंट के जो मेथड्स हैं उसमें सबसे पहला है सिंपल ब्रांच सिस्टम या फिर डेटर सिस्टम, ब्रांच अकाउंट सिस्टम या फिर आपका डेटर सिस्टम। तो ये मेथड 1 हम सीख रहे हैं जिसमें हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। मेथड 1 जिसमें हमारा नाम है ब्रांच अकाउंट सिस्टम या फिर इसका दूसरा नाम है डेटर सिस्टम, राइट। और हम उस डिपेंडेंट ब्रांच के लिए ब्रांच अकाउंट बनाना सीख रहे हैं जो ब्रांच नकद भी माल बेचती है, उधार भी माल बेचती है, राइट। और पहली बात, पहली सिचुएशन कि वो माल हेड ऑफिस से कॉस्ट पे रिसीव करती है। अभी हम ब्रांच अकाउंट कॉस्ट प्राइस पर बनाना सीखेंगे। दूसरा जो मेथड होगा ब्रांच अकाउंट का, हम सीखेंगे इनवॉइस प्राइस पर बनाना। क्लियर? अभी देखिए, ब्रांच अकाउंट ऊपर हेडिंग पहले ही डाल के रख रखी है मैंने, आगे इसके बगल में लिख दिया मैंने एट कॉस्ट। क्लियर? अब इसके बाद ऐसे हम लाइन खींच देंगे बिल्कुल सीधी। ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे आपको समझ में आए। तो ये हमारा जो है रुपीस का कॉलम हो गया, ये इधर हमारा रुपीस का कॉलम हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना बात को। ब्रांच अकाउंट जो हेड ऑफिस की बुक्स में बनाया जाता है अपने आप में एक परफेक्ट अकाउंट है, नॉमिनल भी है। नॉमिनल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे बनाया जाता है। द नियम जो इसमें लागू होते हैं, द रूल्स विच आर एप्लीकेबल इनटू दिस आर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंस, क्रेडिट में इनकम आती है। इट सेल्फ सफिशिएंट अकाउंट है। ये हमें ब्रांच में जो बिजनेस हुआ पूरे एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में उसकी जानकारी देता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस, और हमारे एसेट्स जो ब्रांच पर हैं उसकी भी जानकारी देता है, लायबिलिटीज़ जो ब्रांच पर है, ब्रांच की हैं उसकी भी जानकारी देता है, साल के स्टार्टिंग की भी, साल के एंड की भी। क्लियर? तो ये इट सेल्फ सफिशिएंट है। कोई ये कहे कि ये बना दिया तो फिर P&L अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, गलत बात है। P&L अकाउंट अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। रूल वाले लागू हो सकते हैं लेकिन दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स मत करो। क्लियर? अभी देखो, हमारे हेड ऑफिस ने चेक किया ब्रांच की डिटेल से, तो उन्होंने देखा कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास, मतलब हमने ब्रांच के पास कितनी एसेट्स छोड़ रखी थी, उन्हें वो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। कहाँ पर? ब्रांच पर। कौन कौन सी ब्रांच की एसेट्स हो सकती हैं साहब? अगर ब्रांच नकद माल बेचती है तो कुछ कैश बैलेंस होगा। ब्रांच छोटे मोटे खर्चों का अगर अलग हिसाब रखती है तो पेटी कैश बैलेंस होगा। अगर ब्रांच कोई फर्नीचर वगैरह यूज़ करती है तो उसका बैलेंस होगा। अगर ब्रांच उधार माल बेचती है तो डेटर्स का बैलेंस होगा।
बिल्स का बैलेंस भी हो सकता है, तिजोरी भी हो सकती है, जितना आप सोच सकते हो उतना हो सकता है एसेट्स के नाम पर ब्रांच के यहाँ साल के स्टार्टिंग में। क्लियर? तो अभी ये मैं शॉर्ट में इसको कर रहा हूँ, एटसेट्रा लिख दिया मैंने, राइट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स हमारी डेबिट में आती हैं और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स हमारी क्रेडिट में आती हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या है साहब? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। अब देखो, साल के स्टार्टिंग में जो कैश का बैलेंस था उसमें जितना कैश आया और जितना गया, उसके बाद साल के एंड में जितना रह गया वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हो सकता है, पेटी कैश का बैलेंस हो सकता है, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। पेटी कैश क्या है? ये पेटी कैश, राइट। जब भी ब्रांच के पास हम छोड़ देते हैं, मतलब उनसे कह दिया है साहब कि हमें छोटे मोटे खर्चों की डिटेल मत दिखाना, आप पेटी कैश बुक अलग से मेंटेन करना, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम चेक कर लेंगे। तो पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है? एक छोटा हम बढ़िया ब्यूटीफुल सा लड़का देखते हैं, मतलब एक कैशियर बना देते हैं, तो उस लड़के को, राइट, हम थोड़ा सा कैश दे देते हैं, हमसे मतलब ब्रांच का जो मैनेजर है वो दे देता है कि ये साहब पकड़ो 500 रुपये। जब बिजनेस करते हैं तो छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। कई बार क्लाइंट आता है तो हम उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, कई बार क्लाइंट आता है तो हम उसको टी सर्व करते हैं, कॉफ़ी सर्व करते हैं, सामान हम उसके घर तक पहुंचाने का खर्चा खुद वहन करते हैं, राइट, ऑटो का एक्सपेंस वहन करते हैं, या फिर सामान मंगाने के खर्चे हम अपने आप वहन करते हैं। तो जितने भी छोटे मोटे खर्चे, बीड़ी, पान, सिगरेट, चाय, तम्बाकू, सब उसके अंदर आपके पेटी एक्सपेंसेस में आ जाते हैं और वो पेटी कैशियर मेंटेन करता है, राइट। तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं और इसके लिए पैसा हेड ऑफिस से रिसीव करते हैं या फिर हम अपनी नकद सेल में से काट लेते हैं। सवाल में जानकारी दे होती है, मन मर्जी नहीं करते हैं, राइट। तो ओपनिंग पेटी कैश मान लो 500 रुपये था, 300 रुपये खर्च हो गए तो रह गए 200। अगर उसे 500 बराबर करना है तो 300 वो रिसीव कर लेगा हेड ऑफिस से, फिर बना देगा लास्ट में 500। सही है? आगे देखो, सुनो ढंग से। पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर का बैलेंस हो सकता है साहब साल के एंड में। फर्नीचर बेच दिया तो नहीं होगा बैलेंस, नहीं बेचा तो डेप्रिसिएशन घटा के क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा। डेटर्स से पूरे वसूले हुए पैसे तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, लेकिन आपने ओपनिंग बैलेंस डेटर थे, फिर माल बेचा आपने, फिर उसके बाद में उनसे पैसे रिसीव करे आपने, पूरे नहीं आए आपके पास, कुछ रह गया, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर जरूर आएगा। इज दैट ओके? क्लियर? तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर हम यहाँ पर दिखाएंगे। डेटर्स, ये हमारा प्रोग्राम ब्रांच अकाउंट का चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी कौन सी होती है? मान लो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या फिर बिल है, राइट, बिल है, बिल्स पेबल कहते हैं उसको, राइट। ब्रांच के पास कोई भी लायबिलिटी है, एनी लायबिलिटी एटसेट्रा। अभी एसेट्स में भी प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह और आ सकते हैं, लेकिन अभी फॉर्मेट के नाते इतना लिख दिया बहुत है, ठीक है साहब। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी कहाँ पे आती है? यहाँ पे आती है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। मान लीजिए कोई सा भी बिल पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो यहाँ पे आ जाएंगे, एटसेट्रा लिख देते हैं, इनका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। अंदर अमाउंट लिखकर फिर टोटल बाहर लिख सकते हो आप, या फिर इनके अमाउंट सीधे सीधे भी बाहर लिख सकते हो आप, उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। क्लियर? ऐसे यहाँ पर भी अंदर इनके अमाउंट लिखकर फिर टोटल यहाँ लिख सकते हो, या फिर सीधे सीधे अमाउंट भी लिख सकते हो। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, अब जो बातें आ रही है, ब्रांच अकाउंट में
बस ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी पे बात खत्म नहीं होती है। हेड ऑफिस ब्रांच के पास माल भेजता है, काय के लिए? बिकने के लिए। एग्जाम्पल पहले टाइप की ब्रांच का है ये। पहले टाइप की ब्रांच डिपेंडेंट होती है, जो हेड ऑफिस से माल रिसीव करेगी उसी के बाद बेचेगी। हम यहाँ सवाल सीख रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे रिसीव करती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। जितने का भी माल हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास बिकने के लिए भेजा हम यहाँ दिखाएंगे, राइट। अच्छा एक बात सुनना, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें हैं, एक एक करके ध्यान आती रहती हैं। गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, दोनों में से कोई भी लाइन दी हो सकती है, राइट। थोड़ा ध्यान से सुनना मुझे बोलने वाला हूँ। मान लीजिए 50,000 रुपये का गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास भेजा, क्लियर, और 50,000 रुपये का पूरा गुड्स ब्रांच को हेड ऑफिस से रिसीव हो गया, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हो, गुड्स सेंट टू ब्रांच या फिर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, दोनों बात सेम हो गई। लेकिन अगर सवाल में लिखा है गुड्स सेंट टू ब्रांच 50,000 रुपये, रिसीव्ड बाय ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच 50,000 रुपये, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 40,000 रुपये, तो हमें यहाँ पर सेंट टू ब्रांच लिखना है। कितना होगा वो? 50,000 रुपये, राइट। पूरा जितना हेड ऑफिस ने भेजा उतना हमको यहाँ पर लिखना है। इज दैट ओके? क्लियर? अच्छा सपोज 50,000 रुपये का गुड्स सेंट टू ब्रांच सवाल में है ही नहीं, बस केवल इतना है कि गुड्स ब्रांच ने रिसीव कर लिया 40,000 रुपये का, और रास्ते में है अभी पहुंचने वाला है 10,000 रुपये का, उसे कहते हैं गुड्स इन ट्रांसिट। क्या कहते हैं? गुड्स इन ट्रांसिट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितना दिखाना है? जितना टोटल हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, राइट, उस वो कैसे आएगा? गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच प्लस गुड्स इन ट्रांसिट। कैसे आएगा? गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच एंड गुड्स इन ट्रांसिट। अच्छा स्टॉक भी तो आएगा यहाँ पे, एसेट्स में हमारा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी आ सकता है, तो वो आप देख लेना। यहाँ मैं लिख देता हूँ गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच प्लस गुड्स इन ट्रांसिट इफ एनी। यदि कोई गुड्स इन ट्रांसिट होगा तो वो इसमें जुड़ जाएगा, क्लियर। अच्छा एक बात और सुनो, गुड्स इन ट्रांसिट है तो वो रास्ते में है 10,000 रुपये का माल, आपने 40,000 और 10,000 जोड़ दिए, 50,000 यहाँ पे लिख दिए, क्लियर है बात। तो 10,000 रुपये का माल अभी रास्ते में आप तक पहुँचा नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक में, राइट। लिसन केयरफुली, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच प्लस गुड्स इन ट्रांसिट, टोटल गुड्स सेंट टू ब्रांच होता है, जो हम यहाँ पे दिखाएंगे। और जो गुड्स इन ट्रांसिट है वो आप यहाँ पर इसमें ऐड करके दिखा चुके, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के रूप में भी दिखाओगे। क्लोजिंग स्टॉक में भी अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसमें जोड़कर दिखाओगे, नहीं दिया हुआ है तो केवल गुड्स इन ट्रांसिट के नाम से दिखाओगे, क्लियर। मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को याद आ गया, मैंने वहाँ पे लिखा है तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा गुड्स इन ट्रांसिट, राइट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स भी आएगा, ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। ये तो मैंने एटसेट्रा लिख दिया है, फॉर्मेट एक्चुअल में हम बनाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए अभी एटसेट्रा सही है, राइट। अब इसके बाद सुनिए ज़रा, टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। एक चीज़ लिखना, मन मर्जी मत करना कि बैंक भी लिख दिया, कहीं पे कैश लिख दिया। अगर कैश यूज़ कर रहे हो तो कैश ही कैश करना, बैंक यूज़ कर रहे हो तो बैंक ही बैंक करना, राइट। एक चीज़ पहले ही पसंद कर लेना। अब यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ है, एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस है। ये हेड ऑफिस को शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ लो आप, एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस, राइट। हेड ऑफिस खर्चे उठाता है ब्रांच के, और इसका नाम ऐसे भी दिया होता है सवाल में कि एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस,
या फिर ये भी दिया होता है कैश रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, कैश रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, या फिर एक्सपेंस बाय हेड ऑफिस। अब कौन से खर्चे हो सकते हैं? आपका जो है तिजोरी खरीदनी है आपको, आपका जो है कोई भी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करा दिया आपने, हेड ऑफिस ने एडवर्टीजमेंट का खर्चा भेज दिया, तिजोरी का खर्चा भेज दिया, रेंट दिया कोई, एटसेट्रा लिख दो भाई, राइट। तो ये सारा प्रोग्राम हमारा जो है इन खर्चों को कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। बात ध्यान से सुनना, ब्रांच खर्चे करेगी तो यहाँ नहीं आएंगे, हेड ऑफिस खर्चे करेगा तो यहाँ आएंगे, राइट। ब्रांच खर्चे करेगी तो कहाँ आएंगे ये हम बताएंगे, राइट। अब देखो क्रेडिट में सबसे पहला काम ये देखो, जो सामान आया है वो सब प्रॉपर है कि नहीं है। तुम्हारे पास 50,000 का माल आया, 40 और 10 50 टोटल मान रहा हूँ, 50 आया, 50 भेजा उसने। अब उसमें से एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि 4,000 रुपये का माल ऐसा है जो इन पोजीशन टू सेल नहीं है, तो क्या ज़बरदस्ती बेचेंगे आप कस्टमर को? बेच भी देंगे तो वापस दे जाएगा वो, तो उसको पहले ही आप हेड ऑफिस को वापस कर दो, राइट। अच्छा, उसके लिए बुक में तो वो यूज़ करता है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, लेकिन मैं चाहता हूँ तो आप यही लिखें, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब आप कहोगे गुड्स सेंड टू ब्रांच तो डेबिट में आता है, आपने क्रेडिट में क्यों लिख दिया? भाई मेरे ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से, है ना। गुड्स सेंड टू ब्रांच का मतलब होता है, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये रिटर्न के लिए, रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को मैं वापस करूँगा गुड्स, तो नाम यही लिखूँगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन माना वो जाएगा रिटर्न टू हेड ऑफिस। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? मैं दूसरा अकाउंट नहीं खोलना चाहता, अकाउंट में ऐसा करते भी नहीं है, लॉजिक्स अप्लाई होते हैं। अगर मैंने ब्रांच को गुड्स भेजा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट खोल दिया मैंने उसके लिए, तो अगर ब्रांच मुझे वापस भेजेगी तो मैं इसी अकाउंट को कम करूँगा, दूसरा अकाउंट नहीं खोलूँगा, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी। मैंने लिखा है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगर मेरे पास वापस भेजेगी वो ब्रांच तो मैं गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से क्रिएट कर दूंगा, तो गुड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो अकाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नया अकाउंट नहीं खोलते हैं, समझने में दिक्कत है, समझाने में दिक्कत है, एक्सप्लेन ढंग से करना है तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिखिए रिटर्न टू हेड ऑफिस, राइट। ये होता है प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज़ और याद आ गई, ऐसा भी हो सकता है कि साहब यहाँ पर हमारी मथुरा में ब्रांच है और यहाँ पे माल सरप्लस में पड़ा हुआ है, ठीक है, सरप्लस में पड़ा हुआ है। अब आगरा वाली ब्रांच में डिमांड ज़्यादा आ रही है सेल की, तो आगरा वाली डिमांड ने दिल्ली हेड ऑफिस को इंटीमेट किया, दिल्ली में हेड ऑफिस है, आगरा में ब्रांच है, मथुरा में ब्रांच है। मथुरा वाली ब्रांच में सरप्लस में माल पड़ा हुआ है, आगरा वाली ब्रांच से दिल्ली को इंटीमेट किया, तो दिल्ली से आगरा आने में टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा मथुरा पता किया, मथुरा से सीधे माल ट्रांसफ़र करा दिया कहाँ पे? आगरा पे। बात समझ रहे हैं आप? तो अगर मथुरा ब्रांच का मैं अकाउंट बनाऊंगा तो मथुरा ने आगरा में ट्रांसफ़र किया ना गुड्स। अगर कोई ब्रांच दूसरी ब्रांच पे गुड्स भेजती है तो उस ब्रांच से गुड्स चला जाता है, क्या हो जाता है? चला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच, दूसरी ब्रांच में हमने सामान भेज दिया, बाय गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच। अभी मैंने जैसे आगरा में भिजवाया था मथुरा से। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि साहब आगरा पे सरप्लस, ये मैं मथुरा ब्रांच का अकाउंट बना रहा हूँ, राइट। मैंने बोला था अभी कि मथुरा से आगरा भेजा है, तो मथुरा से आगरा गया तो मथुरा में कम हो गया ना यहाँ, बाय गुड्स सेंट टू अदर मतलब आगरा, राइट। अच्छा, अगर ये ब्रांच दूसरी किसी, ऐसा भी तो हो सकता है इसमें कम पड़ जाए तो इसको रिसीव करना पड़े गुड्स, दूसरी ब्रांच से इसमें भी तो ट्रांसफ़र हो सकता है। हेड ऑफिस कह सकता है कि साहब आगरा वाली में ट्रांसफ़र करो। अगर ये ब्रांच रिसीव करेगी तो यहाँ लिखेगी, ध्यान रखना, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच, दूसरी ब्रांच से यहाँ पे गुड्स आया तो यहाँ लिखा जाएगा। इस ब्रांच से गुड्स दूसरी ब्रांच में गया
तो यहाँ लिखा जाएगा। ध्यान से समझना, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इसका मतलब क्या है? रेमिटेड टू हेड ऑफिस। रेमिटेड जो वर्ड है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड है पैसे भेजने के लिए, राइट। भाई डिपेंडेंट ब्रांच है, हमारे सारे माल को बेच रही है, राइट, और हम माल भेज रहे हैं तभी बेच रही है, तो हिसाब किताब हमें देगी कि नहीं देगी? हाँ, कितना माल उसने हमसे रिसीव किया और कितना उसके पास था, कितना उसने बेच दिया, कितना खर्चे घटाए, बचा हुआ हमें भेजेगी। अच्छा, मैंने लिया है ये एग्जाम्पल एट कॉस्ट, और जो ब्रांच है हमारी नकद और उधार दोनों तरीके का माल बेचती है। तो देखो, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस की कैलकुलेशन कैसे करेगी ब्रांच? नंबर 1, जितना नकद माल बेचा किसने? ब्रांच ने। कैश सेल्स, बच्चे कहते साहब कैश सेल्स है, कैश सेल्स कैसे होता है? उन्होंने कहा क्या भाई कैश को बेच दिया क्या? कैश नहीं बिकता कभी, राइट, कैश पर बिकता है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश है ये कैश सेल्स, राइट। कैश इज नॉट सोल्ड, गुड्स इज सोल्ड फॉर कैश, राइट। नेक्स्ट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अगर उधार बेचती है तो फिर कस्टमर्स होंगे, डेटर्स होंगे, तो डेटर्स से जितना पैसा कलेक्ट हुआ, डेटर्स से जितना पैसा कलेक्ट हुआ, नकद माल बेचने से जितना आया, जितना डेटर से कलेक्ट हुआ, उसका टोटल लिखेंगे और उसमें से लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस बाय ब्रांच। बहुत ध्यान से सुनने, समझने, सीखने, याद रखने की जरूरत है। देख लो, हेड ऑफिस खर्चे करेगा, यहां दिखाना है। ब्रांच खर्चे करेगी, यहां घटाना है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस की कैलकुलेशन में आपको कैसे मालूम पड़ेगा किसने क्या किया? सवाल में लिखा होगा, राइट। जब भी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच हैं तो फिर आपको कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस की कैलकुलेशन में लेस करना है उसको। अच्छा, एक बात सुनो ढंग से, कभी तो सवाल में सीधे आपको बता दिया होगा कि कैश हमने हेड ऑफिस इतना भेजा, तो सीधे आप दिखा पाओगे। लेकिन अगर नहीं बताया होगा कि कैश हेड ऑफिस कितना भेजा, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा? वो ये है, नकद माल जितने का बेचा, डेटर से जितना आया, ब्रांच का खर्चा घटाया, इसको दिखाया। क्लियर? सवाल में अगर नकद कितने का बेचा ये दिया है और कलेक्शन डेटर से कितना हुआ ये दिया है तो जोड़ पाओगे, लेकिन कलेक्शन डेटर से कितना हुआ नहीं दिया है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो डेटर्स का अकाउंट कैसे बनता है? हमारे फॉर्मेट का नाम ही क्या है? डेटर सिस्टम। तो डेटर्स का अकाउंट भी देखिए बहुत ब्यूटीफुल होता है, राइट। डेटर्स का अकाउंट भी देखिए बहुत ब्यूटीफुल होता है। डेटर्स में अभी जैसे डेटर्स का अकाउंट क्यों बनाएंगे हम? मान लो ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया है, इसलिए बन सकता है। मान लो ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, उधार माल कितने का बेचा दिया है, ये नहीं दिया है कि कलेक्शन कितना हुआ है, इसके लिए बन सकता है, राइट। ये हमारा ब्रांच का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अभी ब्रांच का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया तो इसमें करना क्या रह गया? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट घटा देना। तो जो डिफरेंस आएगा उसको प्रॉफिट मान सकते हो अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो, और डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा। अब बात यह है कि उसको लिखा कैसे जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा, हमारी जगह नहीं बची साहब, यहाँ पे इधर बैलेंस सीडी के ऊपर लिखते हैं, बैलेंस सीडी के नीचे नहीं लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे टू जनरल P&L अकाउंट प्रॉफिट। ये फॉर्मेट का तरीका है। क्या है ये? फॉर्मेट का तरीका है। टू जनरल P&L करके लिखेंगे हम वहाँ पर। आ रही है बात समझ में? डेबिट में टू जनरल P&L करके घटाते, मतलब टोटल तो पूरा करेंगे क्रेडिट साइड का, और उसमें से डेबिट का ये राइट और ये सब घटाएंगे। तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम टू जनरल P&L प्रॉफिट के नाम से ट्रांसफ़र करेंगे और उसका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे हेयर। और डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो बाय जनरल P&L करके लॉस लिखेंगे। इज दैट ओके? ये कहानी है। अब बात ये है कि डेटर्स अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर फाइंड करने के लिए या फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर फाइंड करने के लिए।
या फिर डेटर से पैसे कितने आए ये फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ लिख दोगे, किसका, डेटर्स का। क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ लिख दोगे, किसका, डेटर्स का। और जितने का माल आपने इनको उधार बेचा इस साल, आपने से मतलब ब्रांच ने, नकद बिक्री नहीं आती यहाँ, कौन सी आती है, उधार। उधार किसको बेचते हैं, कस्टमर्स को, राइट। जितना भी कस्टमर को नकद बेचा वो नहीं आएगा, जितना उधार बेचा वो आएगा, ध्यान देना। फिर इसके बाद देखो, आपको कस्टमर ने बिल दे दिया, वो लेस हो जाएगा, वो क्रेडिट में आ जाएगा। आपको कस्टमर्स ने माल वापस कर दिया, इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। लिख देता हूँ फुल फॉर्म भी, सेल्स रिटर्न, इसको यहाँ पे दिखाएंगे। मान लीजिए आपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट दी, आपने कस्टमर को और कोई बेनिफिट दिया अलावेंस के नाम से, ये भी यहाँ पे दिखाएंगे। मान लीजिए कुछ पैसा आप वसूल नहीं पाए, किससे, कस्टमर से, तो बाय बैड डेट्स के नाम से दिखाएंगे, राइट। डेबिट के टोटल में से ये सारा प्रोग्राम क्रेडिट का घटाओगे तो जो बैलेंस आएगा वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा। इसको हम लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। इसका दूसरा नाम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स का अकाउंट आप इसकी कैलकुलेशन के लिए बना सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी चीज़ जो मिसिंग हो उसकी कैलकुलेशन के लिए बना सकते हैं, राइट। कोई एक चीज़ मिसिंग कर देगा जिसकी कैलकुलेशन के लिए आपको ये बनाना पड़ सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट this will help you in understanding and the learning of the format, not only format but also the numerical, right। so do practice। अगर थ्योरी आती है तो थ्योरी भी हमारे अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में इक्वलेंट टू न्यूमेरिकल ही होती है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि आप एक फीजिबल फॉर्मेट बना सकें, और जब आप बनाएंगे इस तरीके के फॉर्मेट तो पूरे नंबर आपके ज़रूर आएंगे। क्लियर। अगर मुझे नट सेल में इस फॉर्मेट को बताना है तो मैं केवल इतना कहूँगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट क्रेडिट में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी क्रेडिट में, गुड्स जितना हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास भेजा डेबिट में, हेड ऑफिस ने जितने खर्चे करे डेबिट में, और माल वापस किया ब्रांच ने हेड ऑफिस को क्रेडिट में, ब्रांच ने दूसरी ब्रांच में माल भेजा क्रेडिट में, ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा वो क्रेडिट में, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसमें से एक्सपेंसेस बाय ब्रांच लेस कर देते हैं। इसी बेसिस पे जर्नल एंट्री भी हो जाती है, राइट। हमारे को हायर क्लासेस में चैप्टर्स करने के लिए जर्नल एंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। हम अगर अकाउंट का फॉर्मेट ढंग से सीख लेते हैं तो उसी बेसिस पे हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।